प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन बात कर रहे हैं टोटल इनकम की गणना कैसे करते हैं। वो संक्षेप में बात कर रहे हैं कि कुल आय और कुल आय की जब गणना करते हैं तो हमारे पास 5 शीर्षक हैं, मीन्स 5 हेड हैं, 5 हेड्स। इससे पहले शॉर्ट में एक बात बता देता हूं कि अब तक जितने भी अपने लेक्चर हैं, चाहे वो कॉस्ट अकाउंटिंग के हैं, चाहे वो इनकम टैक्स के हैं, इसी तरीके से थर्ड ईयर में जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के हैं, या जितने भी अपने अकाउंटेंसी से संबंधित लेक्चर हैं, वो सारे के सारे आपको एक साथ एक जगह मिल जाएंगे। जब आप इस चैनल पे दोबारा जाएंगे तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि ये आपके दोबारा भी काम में आ सके। तो अपन बात कर रहे हैं कुल आय, टोटल इनकम। टोटल इनकम की जब गणना करते हैं इनकम टैक्स के अंतर्गत, तो टोटल इनकम को 5 अलग अलग हेड में विभाजित करना होता है। 5 हेड्स, 5 हेड में विभाजित करना होता है। ये आयकर अधिनियम की धारा 14 में ऐसा एक बात आती है कि किसी भी करदाता की कुल आय की गणना 5 अलग अलग शीर्षकों में विभाजित की गई है। यदि किसी इनकम को, सेक्शन 14 की बात कर रहे हैं, आयकर अधिनियम 1961 की धारा 14 के अंतर्गत किसी भी एक शीर्षक की आय को यदि दूसरे शीर्षक में शामिल कर लिया गया तो यहां टोटल पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये कर निर्धारण यानी असेसमेंट ऑफ टैक्स गलत हो जाएगा, और गलत होने के कारण से उसको दोबारा रिवाइज करना पड़ेगा। अगर रिवाइज नहीं करते हैं, लेट कर देते हैं, तो पेनल्टी भी लग सकती है। इसलिए ये जरूरी है कि 5 हेड कौन कौन से हैं। आज अपन बात कर रहे हैं इनकम के 5 हेड की, यानी 5 हेड्स ऑफ टोटल इनकम। सबसे पहला जो हेड है वो कहलाता है इनकम फ्रॉम सैलरीज, यानी वेतन शीर्षक की आय। वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत वो सारी की सारी इनकम ली जाती है जो इनकम नियोक्ता व कर्मचारी के संबंध से कर्मचारी को प्राप्त हो। यानी यहां पर महत्वपूर्ण क्या है कि एक कर्मचारी के रूप में अपने नियोक्ता से जितनी भी इनकम रिसीव हो रही है, उस इनकम का नाम क्या होगा? इनकम फ्रॉम सैलरीज, वेतन शीर्षक की आय के अंतर्गत वो सारी आय प्राप्त की जाएगी। जैसे सैलरी यानी वेतन, ठीक है, वेतन शीर्षक में है, लेकिन बोनस, कमीशन, अब ये कमीशन यदि एक कर्मचारी को प्राप्त होता है और कर्मचारी को अपने नियोक्ता से ये कमीशन प्राप्त होता है, तो वो कमीशन की आय इनकम फ्रॉम सैलरी में शामिल की जाएगी। यदि यही कमीशन किसी एक व्यापारी को प्राप्त होता है, एजेंट के रूप में प्राप्त होता है, एजेंसी के संबंध के कारण से प्राप्त होता है, तो यही कमीशन इनकम फ्रॉम बिजनेस की आय के अंतर्गत या शीर्षक के अंतर्गत शामिल हो जाएगी। अब देखिए, किसी आय को यहां शामिल करें या यहां शामिल करें, क्या फर्क पड़ेगा? यह महत्वपूर्ण है, समझने की बात है कि इनकम फ्रॉम सैलरी की जो ग्रॉस इनकम होती है, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी होते हैं, उसमें से डिडक्शंस, कुछ कटौतियां घटाई जाती हैं धारा 16 के अंतर्गत। तो जो कटौतियां यहां पर घटाई जाती हैं वो कटौतियां यहां नहीं घटाई जाती है, या जो कटौतियां बिजनेस की इनकम के लिए जो छूटें मिलती हैं वो छूटें सैलरी की इनकम के लिए नहीं मिलती है। इसलिए ये कटौतियां अलग अलग होने के कारण से यदि किसी आय को हमने गलत जगह पर शामिल कर लिया
तो नेट या टैक्सेबल इनकम गलत हो जाएगी और गलत होने के कारण से कर निर्धारण गलत हो जाएगा और जुर्माना लगाया जा सकता है। इसलिए यह जरूरी है कि किस शीर्षक के अंतर्गत कौन सी आय शामिल होती है, ये बहुत अच्छे से हम पहले सीखें। तो वही बात आप कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी में कौन सी इनकम शामिल होगी? जो इनकम नियोक्ता के द्वारा चुकाई जाए, कर्मचारी को चुकाई जाए, या यूं कहें कि कर्मचारी और नियोक्ता के संबंध के कारण से जो पैसा प्राप्त हो रहा है, जो इनकम रिसीव हो रही है या जो इनकम रिसीव होने वाली है, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में आएगी। दूसरा जो हमारा टोटल आय का, कुल आय का जो दूसरा हेडिंग है, वो दूसरा हेडिंग है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति शीर्षक की आय। अब मकान संपत्ति शीर्षक की आय के अंतर्गत किसी आय को शामिल करने के लिए क्या जरूरी है कि जो करदाता है, करदाता के स्वामित्व वाला मकान होना चाहिए। पहली बात, करदाता के स्वामित्व वाला मकान होना चाहिए, अर्थात करदाता का खुद का मकान होना चाहिए। अब वो मकान किराए पर दिया हुआ हो सकता है, किराए पर किसको दिया हुआ है ये महत्वपूर्ण नहीं है। दूसरी बात, ये मकान स्वयं के व्यवसाय हेतु प्रयुक्त ना हो, ये दूसरी शर्त। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में कौन सी आय शामिल की जाएगी? हाउस की आय, यानी मकान की आय। मकान कौन से मकान की आय? जो करदाता के स्वामित्व वाला मकान है। और दूसरी शर्त, ये मकान करदाता के खुद के व्यापार में काम में नहीं लिया जा रहा है, तो ऐसी जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में शामिल होती है। तीसरा जो कुल आय का जो तीसरा शीर्षक है, वो तीसरा शीर्षक कहलाता है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। बिजनेस यानी व्यवसाय की आय या पैसे की आय। हम जानते हैं कि करदाता, यदि करदाता का व्यापार या उद्योग या पैसा हो, करदाता नियमित रूप से क्रय और विक्रय का व्यापार करता हो अथवा कहीं कोई सेवाएं देने का पैसा यानी प्रोफेशन करता हो, तो ऐसी इनकम बिजनेस प्रोफेशन के अंतर्गत आती है। चौथा जो इनकम का शीर्षक है वो है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, पूंजी लाभ शीर्षक की आय। कैपिटल गेन के अंतर्गत विनियोग, अंश, प्रतिभूतियां और स्थायी संपत्ति आदि के विक्रय से जो लाभ हो रहा है, जो हानि हो रही है, जो आय हो रही है, यानी वो कैपिटल गेन शीर्षक के अंतर्गत आती है। कैपिटल गेन में कौन सी आय आएगी? स्थायी संपत्तियों के विक्रय से, अर्थात जो संपत्ति बेचने के उद्देश्य से नहीं खरीदी गई है, जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से खरीदी गई है। इसी तरीके से शेयर एंड सिक्योरिटीज को बेचने से होने वाला जितना भी लाभ है, जितनी भी आय है, वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में शामिल की जाती है। पांचवा और अंतिम शीर्षक का नाम रखा गया है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी अन्य साधनों से आय। अब अन्य साधनों से आय में कौन सी आय शामिल की जाएगी कि ऊपर वाले इन चार शीर्षकों में ऐसी आय जो सैलरी की आय नहीं है, अर्थात नियोक्ता कर्मचारी का संबंध नहीं है, ऐसी आय जो हाउस प्रॉपर्टी की नहीं है, अर्थात करदाता के स्वामित्व वाला मकान
नहीं है। करदाता ने मकान पहले किराए पर लिया, फिर दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे दिया, इसको कहते हैं उप किराएदारी। तो उप किराएदारी यहां तो शामिल होएगी नहीं, तो ऐसी आय जो हाउस प्रॉपर्टी में शामिल नहीं हो रही है वो कहां शामिल हो जाएगी? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में। इसी तरीके से व्यापार उद्योग पैसा नहीं है, फिर भी व्यापार जैसी आय हो रही है तो अदर सोर्सेज में शामिल हो जाएगी। कैपिटल गेन यानी स्थायी संपत्तियों की परिभाषा में नहीं आती है, संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती है, फिर भी इनकम हो रही है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में हो जाएगी। अर्थात इन 4 शीर्षकों में जो आय शामिल नहीं होती है उसके लिए इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का 5वां शीर्षक बनाया हुआ है। किसी भी इनकम के किसी भी शीर्षक की आय जो 2 प्रकार की इनकम होती है, देखिए कोई भी इनकम या आय हुई वो या तो टैक्स फ्री होती है या टैक्सेबल होती है। तो टैक्स फ्री इनकम को हम यहां छोड़ देते हैं, उसको यहां शामिल नहीं करते हैं। दूसरी टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी का टोटल करेंगे तो आएगी ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसी तरीके से टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टोटल करेंगे तो ग्रॉस इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ग्रॉस इनकम फ्रॉम बिजनेस, ग्रॉस इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये ग्रॉस यानी सकल आय। इस सकल आय में से कटौतियां प्रत्येक शीर्षक में अपनी अपनी अलग अलग कटौतियां दी जाती हैं। वो कटौतियां घटाने के बाद नेट टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी, फिर नेट या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, नेट या टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस, फिर टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। ये सारी की सारी जो टैक्सेबल इनकम आई, इन सब टैक्सेबल इनकम का टोटल होने के बाद वापस वो क्या बन जाती है? जीटीआई यानी ग्रोस। ध्यान रखना, प्रत्येक शीर्षक की आय ग्रोस इनकम, ग्रोस इनकम में से उस शीर्षक में लागू होने वाली कटौतियों को घटाया तो नेट इनकम, 5 शीर्षकों की नेट इनकम का टोटल किया तो फिर वापस ग्रोस टोटल इनकम। और इस ग्रोस टोटल इनकम में से कुछ और छूटें दी जाती हैं, अलग अलग कंडीशनल छूटें हैं। ये कटौतियां धारा 80C से 80U तक की कटौतियां हैं। और ये कटौतियां घटाने के बाद जो इनकम बचती है वो इनकम कहलाती है टैक्सेबल इनकम या टोटल इनकम। इस टैक्सेबल इनकम पर आयकर की जो दरें हैं प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए अलग अलग, उन दरों रेट के आधार पर, आयकर की जो दरें हैं उन दरों के आधार पर इस टैक्सेबल इनकम का टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और ये टैक्स करदाता को चुकाना होता है। ये टैक्स करदाता को एडवांस में जैसे कमाओ वैसे इन टैक्स चुकाओ योजना के अंतर्गत टैक्स चुकाना होता है। उसके बाद पूरा वर्ष बीत जाने के बाद जब फाइनल असेसमेंट किया जाता है, नियमित कर निर्धारण किया जाता है, उस समय पर यदि कुछ कम पड़ रहा है टैक्स तो और चुका दिया जाता है। यदि पहले अनुमानित कर अधिक चुका दिया गया है तो वो टैक्स करदाता को रिफंड भी हो जाता है। तो ये टोटल इनकम कैलकुलेट करने का एक मेथड संक्षेप में हमने चर्चा की है। अब इसमें से प्रत्येक आय के प्रत्येक शीर्षक की अलग अलग विस्तार से हमें इनकम टैक्स के अंतर्गत चर्चा और विस्तार से हमें सीखना है। ये अलग अलग चैप्टर्स हैं आपके पास। जो इनकम टैक्स की बुक है, आपका जो इनकम टैक्स का सिलेबस है उसमें ये अलग अलग चैप्टर हैं। कहने का तात्पर्य, जब तक हम ये 5 चैप्टर क्रम से अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक टैक्स की गणना करना, टोटल इनकम की गणना करना, कटौतियों कौन कौन सी है वो, ये सारी चीजें हम तब तक नहीं सीख पाएंगे जब तक ये 5 शीर्षक अच्छे से नहीं सीखते हैं। इसलिए अपने अगले लेक्चर से अपन शुरू करेंगे इनकम फ्रॉम सैलरी वेतन शीर्षक की आय। और वेतन शीर्षक की आय का निर्धारण कैसे किया जाता है, उसमें कौन कौन सी इनकम शामिल की जाती है, उनमें से कौन कौन सी कटौतियां घटाई जाती हैं, ये सारी की सारी अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके क्वेश्चंस हल करेंगे।
देन इसी तरीके से ये सारे चैप्टर करने के बाद फिर इनकम टैक्स की गणना कैसे की जाती है, टैक्स की गणना कैसे की जाती है, ये सारी बातें क्रमशः अपन करेंगे अगले लेक्चरों में। तो आप कंटिन्यू इनकम टैक्स के ये जो लेक्चर की श्रृंखला हमने शुरू की है, उस श्रृंखला में कंटिन्यू आप जुड़े रहें और कंटिन्यू आप देखते रहें, वॉच करते रहें और अपने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हल करते रहें, ताकि अपन इस इनकम टैक्स जैसे कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से सीख पाएं, समझ पाएं और अच्छे मार्क्स हम हमारे एग्जाम में ला पाएं और जीवन में टैक्स की गणना यदि हम सीख लेंगे तो हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो जाएगी। इन्हीं सब बातों के साथ आज के इस चैप्टर को अपन, आज के इस लेक्चर को अपन यहीं विराम देते हैं। थैंक्स, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।